हेलो दोस्तों। मैं हिमांशु आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो अ, आगे मैं जो भी इस चैनल पे वीडियोस करूँगा उससे रिलेटेड ये एक फंडामेंटल वीडियो है और इसमें आपको आंसर्स मिलेगा व्हाई दिस चैनल। तो सिंपल अगर मैं एक सेंटेंस में अगर बोलूँ तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू फेस्ड एनी मेजर प्रॉब्लम इन लाइफ एंड ओवरकेम, help others to overcome it who are facing similar problems। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने मेरे लाइफ में कुछ एक मेजर प्रॉब्लम फेस की है लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे, और अगर मैंने उसको ओवरकम भी किया है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि उस तरह की प्रॉब्लम अब कोई भी अगर फेस कर रहा हो तो उसको कुछ ना कुछ मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे नॉलेज से हेल्प मिले। तो ये इसका कंसेप्ट, इस चैनल का कंसेप्ट कैसे आया, तो कब कौन से लाइफ ऑफ स्टेज पे मैंने ये सोचा, मैं आज वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बिफोर दैट मैं एक बार मेरी एक ओवरऑल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज़ इन अ वे माई लाइफ जर्नी टिल डेट। अब ये इनिशियली क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जा इसलिए हो जाता है कि आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं क्या क्या चीज़ों में आपकी यहाँ हेल्प कर सकता हूँ इस चैनल के द्वारा, आपको वो भी क्लैरिटी होगी। तो मैं एक बार मेरी जर्नी ओवरऑल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग विद द अर्ली लाइफ। तो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मोस्टली मेनी ऑफ यू एज वी इंडियंस आर। अर्ली चाइल्डहुड एज ऑफ कोर्स कि जैसे सबका होता है, बहुत बढ़िया रहा। आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड। तो हुआ ये था कि थर्ड स्टैंडर्ड में ना मेरे पापा ने मुझे फोर्थ स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम्स के लिए ट्यूशन्स लगाए थे। तो मैं वो सेम चीज़ थर्ड स्टैंडर्ड में ट्यूशन्स में पढ़ रहा था, और जो बच्चों की ट्यूशन्स नहीं है, जो साथ में मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको पढ़ाता था। अब तब तो मुझे पता भी नहीं था कि एक पढ़ाना क्या होता है और मे बी एक टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है, एक थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या पता होता है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं उनको ये चीज़ पढ़ाता था। तो आफ्टर दैट फोर्थ स्टैंडर्ड में जैसे मैंने वो स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दी, तो मैं फोर्थ में मैं इसमें स्कॉलर आया इस एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड में नवोदय की एग्ज़ाम होती है तो वो भी क्लियर की। तो मुझे नवोदय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ से भी ऑफ़र थी ज्वाइन करने के लिए। एंड टिल टेंथ स्टैंडर्ड मेरा बचपन फिर एक ऐसे ही, मतलब गांव में गया, नांदेड़। आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में ज़िला है, उसके पास भोकर करके एक तहसील प्लेस है। अब तो अच्छा है, बट हम जब छोटे थे तो इन अ वे गांव ही था। तो वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैं आना चाहता हूँ 11th एंड 12th पे। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से बाहर निकला मेरे गांव से, तो परसेंटेज अच्छे थे टेंथ में, तो मुझे लातूर, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस माना जाता है 11th-12th के लिए महाराष्ट्र में, वहाँ एडमिशन मिला। और मे बी 11th-12th में मैंने वन ऑफ द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ देखा था इन दैट अर्ली एज। तो मे बी ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रस्टिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एज वॉज नॉट हैविंग एनी प्रीवियस एक्सपोजर। तो तब इतनी मे बी दुनियादारी की समझ नहीं थी। फर्स्ट टाइम गांव से बाहर निकले थे, तो किसने क्या बोला है और किस पे कितना ट्रस्ट करना है, इस चीज़ की समझ नहीं थी। तो इन दैट वे मेरा ट्वेल्थ का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि टेंथ तक मैं ऑलमोस्ट टॉपर था मेरे स्कूल में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक एक मैंने डाउन फेज देखा फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ।
तो तभी मैंने एक अपने आप से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किया था, क्योंकि यार देखो आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाते होंगे, मैं बहुत बोलना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार जब रिज़ल्ट आपका अच्छा होता है ना पहले, और कभी डिप हो जाता है उसमें, मतलब एक आध जगह पे वो ख़राब नहीं आता उतने एक्सपेक्टेशन की तरह अच्छा, तो आप देखते हो कि घर का भी माहौल थोड़ा ये सहमा सा हो जाता है। मेरी आई को बहुत बुरा लग रहा था कि यार मेरे बच्चे को मे भी अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। अब और बाकी भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिए थे लाइक कि होशियार था लेकिन मे भी नहीं कर पाया। तो उस टाइम पे ना ये मेरे लिए बहुत अ, मतलब एक डिप्रेसिंग सा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि आदत भी नहीं थी, कभी लाइफ में अच्छा करते रहा था हर हर मोमेंट पे। तो तब मैंने अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किया था कि यार मतलब ये चीज़ मुझे तब भी सही नहीं लगती थी कि अगर कोई एग्ज़ाम एक आध पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ में अगर हम सही नहीं होते हैं ना, तो पीपल स्टार्टेड गिविंग अप ऑन अस, कि मतलब एक तरीके से लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि किसी मैयत पे आए हैं। तो तो मैंने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की थी कि यार मेरा जो नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं उसको ना एक जब मेरी लाइफ की एक लेवल हासिल कर लूँगा, एक स्टेज ऑफ लाइफ हासिल कर लूँगा, तब मैं हेल्प करना चाहूँगा ऐसे बच्चों की कि मे बी जो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से आगे लाइफ बढ़ी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए। तो वाईसीसी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा नागपुर में कॉलेज था। तो दिस वाज वेरी मच फन बिकॉज मेरे बहुत अच्छे दोस्त यहीं पे बने। तो हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ना मैंने ब्रांच कंप्यूटर साइंस लिया, और मैं ये 2011 की बात कर रहा हूँ मेरे इंजीनियरिंग की। और आप जानते होंगे यार उस टाइम पे ना बहुत क्रेज़ था, और सब लोग बोलते थे कि यार मैकेनिकल लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन लो, तो ईटीसी लो। बट पता नहीं मेरा जो यहाँ 11 12 का एक्सपीरियंस रहा था ना, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि यार उसके बाद मैं जो भी डिसीजन लूँगा तो मैं खुद से लूँगा। एटलीस्ट मुझे ये तो नहीं रिग्रेट रहेगा कि किसी और का मैंने सुना और उसने कुछ गलत एडवाइस दिया है और उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया है। और मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट भी था, तो मैंने वहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिया, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। एंड उसके बाद इंजीनियरिंग में ना आप जानते हो कि जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड ईयर के मिड में लोगों को लगता है कि फोर्थ ईयर में तो कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे। तो हम अब क्या करें, लाइक तो कुछ लोगों ने कैट के क्लासेस लगा लिए, कुछ ने गेट के क्लासेस लगाए, और पता नहीं जो 11 12 का थोड़ा मैंने डार्क फेज देखा, उसके बाद मेरा थोड़ा एजुकेशन से भरोसा ही उठ गया था। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब लूँगा, और मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी भी थी इसमें, क्योंकि क्यूरियोसिटी ऐसी कि मुझे मतलब ऐसा लगता था कि यार ये ना इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लोग कैसे बना देते हैं। अगर मतलब अ, इनकी अगर ये हमको इतना पैकेज दे रहे हैं तो इनके क्लाइंट्स कौन होते होंगे, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चलाए। और उसके ऊपर भी मुझे लगता था कि ये ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको भी पता होगा यार, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, उसमें भी 10 15 लोग जो होते हैं उसमें भी टीम में झगड़े हो रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैं बॉलिंग करूंगा, मुझे पहले बैटिंग करनी है। तो एक क्रिकेट टीम मैनेज करना भी इतना आसान नहीं है एक कैप्टन के लिए भी। तो ये तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी संभाल रहे हैं जहाँ पे 10 हजार लोग एक साथ मतलब कोहेरेंटली काम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो ये सब चीज़ें कैसे अचीव होती है, इसकी मुझे बहुत 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 क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि गांव के बैकग्राउंड से होने से तो इतना कोई बड़ी कंपनियां, उनके नाम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती है इसका कोई बहुत आइडिया था ही नहीं। तो मैंने प्लेसमेंट्स की तैयारी शुरू कर दी, और थैंकफुली कि मैं परसिस्टेंट में इनिशियली प्लेस हो गया, जो ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकेंड कंपनी थी मेरे कैंपस पे। तो थर्ड ईयर के इनिशियल में ही प्लेस हो गया था। उसके बाद एमडॉक्स आई एज अ ड्रीम कंपनी, तो मैंने वहाँ भी कन्वर्ट कर लिया। ये दोनों आईटी कंपनीज है बाय द वे, जिनको पता नहीं है उनके लिए। तो अ, ये जब दो कंपनीज कन्वर्ट कर ली तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था कि नहीं यार जॉब तो ले सकते हैं, और ठीक है लाइफ अच्छे से चलेगी।
तो मैंने जाके एमडॉक्स पुणे में ज्वाइन की। मगरबट्टा में ही मेरा ऑफिस था पुणे में। अब 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया आईटी कंपनी में। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज़ तो हमेशा चल रही थी कि जो मैंने यहाँ पे अपने आप को कमिट किया था कि यार मैं टीचिंग लाइन में या फिर इस लाइन में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ जहाँ पे मे बी स्टूडेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वहाँ से मैंने मेरा जॉब छोड़ा और मैं एज अ ट्यूटर वर्क करने लगा मार्केट में। अब जिनको नहीं आइडिया है ये ट्यूटर क्या होता है, ट्यूटर इज़ वन ऑन वन बेसिस ट्यूशन क्लासेस। मतलब मैं जाके एक किसी एक बच्चे को पढ़ाऊँगा। और ट्रस्ट मी, मज़ेदार बात ये थी कि मैं यहाँ पे मेरे एमडॉक्स के जॉब से ज़्यादा महीने का कमा रहा था। किसी को भी थोड़ा सा भी बिजनेस सेंस होगा ना तो वो बहुत आसानी से बोल सकता है कि इंडिया में ना एडटेक मार्केट, जो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का मार्केट है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसका कहीं ना कहीं, और ये बात है जो मैं ट्यूटर था 2016 की। तो यहाँ पे मुझे ये तो समझ आ रहा था कि इसमें यार पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है। और मैं पढ़ा क्या रहा था, मैथ पढ़ा रहा था 10th के बच्चों को, जिसके लिए मुझे कोई स्पेशल प्रिपरेशन करनी नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा से मैथ्स में अच्छा था। अब सेकेंड में पढ़ा रहा था एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स, जो मैंने अभी रिसेंटली में मेरे खुद के कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए किया था। और एप्टीट्यूड में मैं पढ़ाता था क्वांट, रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स। उसके बाद और साथ में ही मैं सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, ये सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जो हम ऐसी आईटी कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये मैं पढ़ा रहा था एज अ ट्यूटर। बट वहाँ पे भी ना थोड़ा सा मुझे अ, एक अ, एक मन में निराशा थी कि आई एम नॉट सर्विंग द पर्पस। कि मैंने एक पर्पस ऐसे डिसाइड किया था कि यार मुझे कुछ रोटेट टीचिंग नहीं पढ़ानी, मुझे अ, पढ़ाना है इन द वे कि लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है, कि वो अपने आप से चीज़ें सोचने समझने लगे, सो दैट वो अपने लाइफ के लिए और बेटर डिसीजन ले पाए। वो मेरे पे क्या, वो किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो मैं वो चीज़ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उस टाइम पे जो मैं बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ उसका मेरे पास भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि इतनी तो समझ इवन 1 साल के जॉब के बाद मुझे नहीं थी। तो इसी वजह से मैंने एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, जिसमें थैंकफुली डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पुणे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। सो आई कैन लाइक, मैं बोल सकता हूँ यार ये मेरे लाइफ का ना बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस था। जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनियां काम कैसे करती है, इनके फाइनेंसेस कैसे होते हैं, इनके एचआर कैसे मैनेज करते हैं ये लोग, मार्केटिंग कैसे होती है, इन सब का ना नॉलेज, मुझे जो रियल एक्सपोजर चाहिए था। क्योंकि यार जो शहर में बच्चे होते हैं वो मे बी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जब आप एक छोटे से बैकग्राउंड में से आते हो। और मैं बात कर रहा हूँ तब की जब इंटरनेट नहीं था, क्योंकि आप जानते हो इंटरनेट आया 2016, अराउंड सितंबर 2016 में। जियो ने इंटरनेट का ओवरऑल जो रिवॉल्यूशन किया था। तो तब ना इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं थी। तो लेकिन पुम्बा में जाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल हुई। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स सीखे, लाइक एक कंपनी का फाइनेंस कैसे काम करता है, कि मतलब कंपनी खड़ी करनी है तो पैसा कहाँ से आता है, मार्केटिंग, वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग प्रमोशन कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है। एचआर में मैंने मतलब बहुत सी चीज़ें सीखी कि लीडरशिप के चैप्टर्स, मोटिवेशन रिलेटेड चैप्टर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, ऑपरेशंस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखी, सिस्टम्स। और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने फिर मेरे एमबीए में एक थोड़ा रिस्की डिसीजन लिया कि मैं कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लूँगा। अब ये मेरे दोस्तों के लिए भी बहुत शॉकिंग बात थी, बट मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि यार जो मेरी टीचिंग स्किल्स है या फिर जो भी मैंने अब तक किया है उसके बेसिस पे मुझे वही काम करना है। मुझे टीचिंग के एरिया में कुछ ना कुछ थोड़ा रेवोल्यूशनरी काम करना है। और तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे की। और गाइज मैं वैसे बता दूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम माई अर्ली एज, इस हर स्टेज ऑफ लाइफ पे मैंने मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे
उनको मैथ्स या फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट समझने में हमेशा हेल्प की थी। और मैं किसी को भी कभी भी पढ़ाता था ना, वो बहुत इन अ वे मेरी तारीफ़ करते थे, मुझे वो अच्छा भी लगता था। और उससे ज़्यादा मुझे सैटिस्फैक्शन एक रहता था अंदर से कि यार किसी की लाइफ में मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है। तो वो सैटिस्फैक्शन के लिए मैं हमेशा, मतलब इवन आज भी ऐसा, अगर मुझे जॉब भी लेना है तो मैं ये जॉब लेना चाहूँगा जिसमें मुझे थोड़ा टाइम मिले, सो दैट मैं जो नॉलेज मैंने एक्वायर किया है उसको मैं डिसिमिनेट कर पाऊँ, इसको मैं डिलीवर कर पाऊँ। उसके बाद जब यहाँ पे एमबीए कंप्लीट हुआ, मैंने कैंपस से जॉब नहीं ली। उसके बाद मैंने सेबी का प्रिपरेशन किया। अब में से जिसको नहीं पता होगा, जैसे आरबीआई है हमारे यहाँ बैंकिंग की रेगुलेटरी बॉडी है, मैंने सेबी का प्रिपरेशन किया। और इंडिया में ना, किसी ने भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया होगा उसको पता है कि कंपटीशन का लेवल क्या होता है, उसका उसका फ्रस्ट्रेशन भी क्या होता है, और उसमें फाइट मारने का मज़ा भी क्या है। तो सेबी में मेरा प्रिपरेशन अच्छा खासा चल रहा था। इंडिया के जो टॉप क्लासेस है सेबी के लिए जो माने जाते हैं, एडुटैप, अनुज जिंदाल और ग्रेड अप, इन सब के मेरे पास सीरीजेस थी, जो टेस्ट सीरीज थी, और मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सेबी ने 150 सीट्स निकाले थे ऑल ओवर इंडिया। जो मॉक्स मेरी चल रही थी उसमें मैं ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप 50 में आ रहा था। और यहाँ पे यार मैं compete कर रहा था, जिन्होंने मे बी जो यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए वो सेबी या आरबीआई की एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सी एस के लिए ये एग्ज़ाम बहुत इजी हुई थी क्योंकि सिलेबस ही उसी टाइप का था। और ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था कि मैं एक कंट्री के टॉप 50 लोगों में आ रहा हूँ, मैं उनके साथ compete कर पा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बार होता होगा, मेरे लिए सेबी का जो इंटरफेस था, वो जो टाइपिंग करने का एक सब्जेक्ट था, वो कॉमन नहीं था। और फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरा परफॉर्मेंस ऑन एग्ज़ाम डे सही नहीं रहा। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। प्री मैंने क्लियर की थी, मेंस में नहीं कर पाया। और ये लॉकडाउन की बात है। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड ऋषि, जो यूएस से वापस आया और वो पीएचडी कर रहा था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार तू ना पढ़ाने में अच्छा है और तू इतने दिनों से ट्राई भी कर रहा है, तो तू फॉर्मली पीएचडी क्यों नहीं करता। अब तो मैंने सोचा यार ये तो बढ़िया है। और और इवन मुझे ये चीज़ भी बढ़िया लगी कि यार यहाँ पे तो सीखने का भी पैसा मिलता है, क्योंकि स्टाइपेंड मिल रहा था। और फिर मैंने अप्लाई किया आईएमआई न्यू दिल्ली कॉलेज को। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियर टायर वन इंस्टीट्यूट इन द कंट्री फॉर एमबीए प्रोग्राम्स, पीजीडीएम प्रोग्राम्स। तो थैंकफुली मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और यहाँ आने के बाद मुझे और मज़ा आने लगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पढ़ने के लिए सारे रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं और साथ में मुझे उसका पैसा भी मिल रहा है, और मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। साइमल्टेनियसली ये एक चीज़ हो रही थी कि एप्लीकेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, जैसे मैंने पढ़ा था कंप्यूटर साइंस, मैंने पढ़ा है फाइनेंस एमबीए में, और मैं रिसर्च स्किल्स यहाँ पढ़ रहा हूँ आईएमआई में। तो इन सब का कॉम्बिनेशन हो रहा है मेरे पीएचडी के टॉपिक में, which is leveraging machine learning and time series analytics for developing optimal algorithmic trading strategies। तो ये एक जो मशीन से ट्रेडिंग होती है, तो इससे रिलेटेड मेरा टॉपिक है एक आसान भाषा में कि यूजिंग कंप्यूटर्स हम शेयर मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू आईएमआई कि यहाँ पे मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। और आई विश कि मैं यहाँ पे थोड़ा और अर्ली एज में आता, जो मे भी मुझे उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। तो अ, तो मे बी और मेरे लिए बेटर रहता। बट करंटली फिर मैंने अभी सोचा कि यार ठीक है, मैं पीएचडी तक अभी आ गया हूँ और मैंने इनफ एक्सपोजर ले लिया है, मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट समझी है। तो मुझे तब लगा कि अभी मेरे पास एक इतना थोड़ा फ्री टाइम भी है कि जो मैं साथ साथ पीएचडी के साथ मैनेज कर सकता हूँ। और मैंने इनफ एक्वायर, मतलब नॉलेज भी एक्वायर कर लिया है, और वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी है मेरे जॉब का। तो यार मैं कुछ ऐसे बच्चों को तो ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ जो अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
तो इसी इसी कारण मैंने ये चैनल फिर स्टार्ट किया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मैंने यहाँ लिखी है कि टुडेज कॉमन सेंस वॉज यस्टरडे स्ट्रगल। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, जब 11th 12th में आए थे ना, तब आधे 11th में आने के बाद लातूर को, क्योंकि पहले तो गांव में ही पढ़े, तो मुझे आईआईटी क्या होता है यही नहीं पता था। आईआईटी की एग्ज़ाम भी होती है, ये भी मुझे 11th जब हाफ कंप्लीट हुआ ना, तब जाके पता चला। अब जब इंजीनियरिंग की ब्रांच लेनी है, तभी भी कोई ऐसे गाइडेंस था नहीं। जो भी थोड़ा बुक्स मुझे मिले थे पढ़ने के लिए, मैंने वहीं से डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँगा। और फिर मैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ये यार ये हमारे लिए उस टाइम पे जार्गन्स थे। तो ऐसे करते करते इवन एमबीए में भी जब आया, तो इक्विटी क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी फिर एक ऐसा था कि किसी और ग्रह की चीज़ें हैं, इसका तो हमको कोई आइडिया नहीं। तो आज जितने इजीली मुझे ये चीज़ें आती है, मैं ये चीज़ तो समझता हूँ कि किसी ना किसी के लिए ना, वो आज भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। कोई ना कोई आज स्ट्रगल कर रहा है उन चीज़ों को समझने के लिए। एंड थैंकफुली ये चीज़ अच्छी है कि आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास यूट्यूब है, कि हम इजीली समझ सकते हैं। और मैं नहीं बोल रहा सिर्फ मेरे से, आप कहीं पे भी जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल ही जाएंगे। तो आपको नॉलेज के लिए ढूंढने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं है। और तो इन सब चीज़ों में वही एक चीज़ हमेशा कॉमन रही, जो है टीचिंग एंड माई क्यूरियोसिटी, जो मुझे यार जिसने मुझे सेटल नहीं होने दिया। क्योंकि आप जानते हो, एक इंडियन सोसाइटी में जब हम बिलोंग करते हैं तो एक जॉब छोड़ना भी कितनी बड़ी बात हो जाती है, जो मैंने इंजीनियरिंग के बाद किया। मैं इतना पढ़ा हूँ, फिर भी मैं वन ऑन वन ट्यूशन क्लासेस दे रहा हूँ 10th के स्टूडेंट को। तो वो भी एक चीज़ थी, बट मुझे यार मज़ा आता था उसमें, क्योंकि पढ़ाना बहुत पसंद था। उसके बाद एमबीए में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं लूँगा। तो इस तरीके से लाइफ आगे बढ़ी। और यहाँ पे अभी जब मैं पीएचडी तक आया हूँ, तो मुझे ये सारे डिसीजंस वर्थ लगते हैं, कि अच्छा हुआ मैंने थोड़े से चैलेंजेस मेरे लाइफ में लिए, सो दैट मैं इतनी चीज़ें मेरी लाइफ में एक्सप्लोर कर पाया, कि मुझे अभी कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट यार है ना, मैं इतने लोगों को तो हेल्प कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों में। कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जब, कि ब्रांच कौन सी लेनी है, एमबीए में मे बी मैं फाइनेंस लूँ, मार्केटिंग लूँ। अब तो ये हमको बहुत इजी लगता है, लेकिन किसी नए बच्चे के लिए तो वो अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। अब ये हो गया मेरे बारे में। अब इसके बाद मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एक कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए, और मुझे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अप टू द एक्सटेंट आई कैन, कि मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं वहाँ तक उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में या ओवरऑल ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि डिग्री ओवर स्किल्स। हमारे यहाँ बोलते हैं ये डिग्री लो, इंजीनियर बनो या फिर कुछ करो। लेकिन जो चेंज हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, किसी भी अनएम्प्लॉयड बंदे से पूछ लो यार, अगर आप सीख भी रहे हो ना, तो किसी भी अनएम्प्लॉयड बंदे से पूछ लो कि बिना स्किल्स के जॉब नहीं मिलता है। अब डिग्री का वो ज़माना गया कि सिर्फ आपके पास डिग्री है तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। अब डिग्री नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि स्किल्स होनी चाहिए। स्टार्टअप वाले बंदे, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है उनके लिए, तो आपके पास डिग्री हो ना हो, आपको पैसा देंगे, आपको उनके लिए एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म बना के देना है। तो ये चीज़ जितने जल्दी समझ सकते हो, प्लीज़ समझ लो कि स्किल्स के बिना काम नहीं होना। सेकेंड थिंग प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम में ना ये कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी, कि मैं भी एक एम्प्लॉयबल हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस ही कभी एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाती। मैं टायर 1 कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा नीचे आए, तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप देख लो, या फिर कोई आर्ट कॉमर्स के कॉलेजेस देख लो, वहाँ पे बच्चों को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऑन द अदर हैंड, कि क्या मार्केट में जॉब नहीं अवेलेबल है क्या? तो आप एम्प्लॉयर से बात करो। एम्प्लॉयर्स मतलब वो लोग जो जॉब दे रहे हैं, तो उनसे जाके पूछेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि यार लोगों के पास, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो हमको रिक्वायर्ड है। हमको लोग तो चाहिए, लेकिन स्किलफुल लोग चाहिए। अब यहाँ पे भी ना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा पीछे रह जाती है हमारी। और थर्ड थिंग
मैंने जो आइडेंटिफाई की ये हमारे जो ओवरऑल एज अ सोसाइटी और जो मिडिल क्लास फैमिली का अप्रोच होता है वो बहुत ही कभी कभी नैरो अप्रोच है। क्योंकि यार आपको पता है कि 2000 अराउंड 11 की बात होगी कि कितने लोग एमपीएससी करने चले गए, कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, तो सारे के सारे लोग, सबको ही एमपीएससी ही करना है। अब कब तक करना है? तब तक कि जब तक वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी स्टार्ट ना हो जाए कि मतलब यार जैसे मान लो 100 सीट्स है और जिसके लिए एप्लीकेशंस 1 लाख 2 लाख 4 लैक्स एप्लीकेशन है, तो सक्सेस रेट क्या है, तो बाकी लोगों को क्या होगा, है ना। सिमिलरली उसके बाद ना जैसे मिडिल क्लास में एक दौर आता है चीज़ों का कि उसके बाद सारे गए तो सारे आईबीपीएस की एग्जाम्स दे रहे, बैंकिंग की एग्जाम दे रहे, तो सब बैंकिंग की एग्जाम दे रहे। आईबीपीएस की सिंपल बैंकिंग की एग्जाम का पेपर उठा के देख लो जो 2010 में होता था, और आज का पेपर देख लो 2022 का 23 का, आपको लगेगा कि ये कैट की एग्जाम दे रहा हूँ, इतना कंपटीशन यहाँ पे बैठ गया है। और फिर इसमें बहुत से बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है और बहुत कम बच्चे फिर उसको क्लियर करेंगे, तो नेचुरली बहुत से लोगों का रिजेक्शन ही होना है। सिमिलरली इंजीनियरिंग का केस है, मैकेनिकल सिविल की ब्रांचेस बंद होने के बहुत से कॉलेजेस की। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मैं जानता हूँ, जो मैं गांव के बैकग्राउंड से आया हूँ, लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। क्योंकि आजकल ना बिजनेस न्यूज़पेपर या फिर ये सारी चीज़ें इंग्लिश में अवेलेबल होती है, तो इनको एक आसान भाषा में समझना भी एक प्रॉब्लम है। तो इन्हीं प्रॉब्लम से मेरे ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। तो मैं इस चैनल पे आपको क्या हेल्प करूँगा मैं वो बता सकता हूँ। तो आपको ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड आपको हेल्प करूँगा ढूंढने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कि आजकल के बिजनेसेस कैसे काम कर रहे हैं, और उसी से जॉब्स जनरेट होते हैं बिजनेसेस में, और अगर हम बिजनेस को समझ पाए तो हम जॉब्स भी वहाँ पे इजीली गेन कर पाएंगे। सेकेंडली, एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्स बिजनेस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। अगर एक बात आप आज इस सेशन से लेके जाना चाहते हो तो वो यही है कि बिजनेस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करो। और मैं जानता हूँ वो समझ नहीं आएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे जार्गन्स वर्ड यूज़ होंगे जो मे बी मैंने एमबीए में पढ़े हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको हेल्प करूँगा कि मैं सिंपल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके ये आर्टिकल्स आपको समझाऊंगा। अब इससे होगा क्या, मैं ना एक सिंपल बिजनेस सिनेरियो आपको समझना चाहता हूँ कि आप हम ना पूरी ज़िंदगी एज अ मिडिल क्लास फैमिली जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। तो जॉब जनरेट कैसी होती है और वो हमें कैसे मिलेगी। तो एक चीज़ सही से मान लीजिए कि अगर कोई हमको 10 लाख का पैकेज दे रहा है ना, तो वो तभी देगा जब वो हमसे एक साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब जब बिजनेस को 1 करोड़ का रेवेन्यू आएगा ना, तभी हमको 10 लाख रुपए का पैकेज मिल सकता है। ये बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। तो हमें यही देखना है कि हम कैसे स्किल ग्रैब करें कि हम बिजनेस के लिए 1 CR जनरेट करें अगर हम जॉब टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, और जो मैंने पीछे पहले भी बोला था कि मुझे कोई रोटेट टीचिंग नहीं करनी इस चैनल पे, मुझे वो चीज़ बतानी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो कि देखिए जो ईवी सेक्टर है इसमें 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, तो इसका मतलब ये है एज अ मिडिल क्लास फैमिली, और ये मैंने भी समझना चाहिए कि यार इधर अगर 50,000 करोड़ आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जॉब जनरेट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड क्या स्किल्स लगेंगी जो मैं अभी ग्रैब करूँ तो मैं आगे जाके एम्प्लॉयबल रहूँगा। हम गलती यही कर देते हैं कि जब चीज़ आउटडेट होती है, जैसे एमपीएससी के जॉब्स, अब यार तब लिमिटेड लोग देते थे उनको मिल गए, अब जब लाखों लोग देंगे और सीट्स कुछ 400-500 सीट्स रहेगी तो कैसे मिलेंगे। और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से मैं समझ सकता हूँ कि ये फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस फैमिली के पेरेंट्स के लिए, उस बच्चे के लिए।
और लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कितने तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें ना वो चीज़ में मतलब ये नहीं होना है, हमको हमारी आइज़ ओपन रखनी है और देखना है कि यार कहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही है, और मैं वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय ओन स्ट्रेंथ्स, कि मेरे में ऐसे कौन से गुण हैं जो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे मैं एज अ एक जॉब एप्लीकेंट वो चीज़ें फुलफ़िल कर पाऊँ। एंड आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। अ, और फाइनली मेरा ये गोल है कि आप एक बार कॉन्फिडेंट फील करो अपने स्किल्स को लेकर, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर, सो दैट आप ना किसी पे फिर डिपेंडेंट नहीं रहो। मेरे मेरे पे नहीं, मेरे चैनल पे नहीं, मे बी किसी और पे भी नहीं, आप खुद से बिजनेस न्यूज़पेपर्स समझो, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखो और खुद से उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखो। आजकल लिंक्डइन के थ्रू, नौकरी डॉट कॉम के थ्रू ये चीज़ें कंपैरेटिवली ईजी है लोगों के साथ कनेक्ट करना, अपने लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। बस हमको अवेयर रहना है कि मार्केट में क्या चीज़ चलती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी नहीं बोलते थे, और मराठी में भी ये चीज़ बोली जाती है कि यार जो मेरे खेत में आ रहा है, अगर उसकी मार्केट में, ये अगर मेरा खेत है और इसकी जो फसल है, अगर इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगी तो मैं पैसे कैसे बनाऊंगा। तो मुझे सेम हमारे जॉब्स को भी अप्लाई होता है, हमें वो स्किल्स क्रैप करनी है जिसकी मार्केट में डिमांड है और जो हमारी स्ट्रेंथ जोन में आती है, और उसी से हम एक एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि, और यार मैं बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पता नहीं यार कितने परसेंट लोग, 100 में से मुझे लगता है एक बिजनेस खड़ा कर दे तो बहुत है, 99 लोगों ने तो मोस्टली जॉब करना है। तो हम उसके लिए एक अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें, यही मेरा एम है इस वीडियो के पीछे। अ, उसके बाद द फाइनल ऑब्जेक्टिव जो है मेरा इस चैनल बनाने के पीछे, टू मेक यू थिंक सो दैट यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो मैंने मेरे लास्ट इकिगाई वाले वीडियो में कवर किया है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप वो देखें। और बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ मतलब, कभी कभी हम जब एक काम करते हैं तो हमें बहुत अंदर से अच्छा फील होता है और हमें पता है कि हम उसमें बहुत अच्छा करते हैं, कर सकते हैं, राइट। और देखो यार, जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, हम कितने तो स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो ओपन हो रहे हैं, जिनको फंडिंग्स मिल रही है। अब किसी को मान लीजिए खाना बनाना बहुत, एक लड़की है, चलिए मान लेते गांव या फिर मिडल टाउन या फिर शहर कहीं के भी एक लड़की है जिसको ना खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, मे बी उसको इतना मैथ्स नहीं समझ आता, मे बी उसको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं समझ आ रहे, तो एकेडमिक्स में मान लो इतनी अच्छी नहीं है, बट वो भी सबसे अच्छे से अच्छा बिजनेस बना सकती है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो कितने तो बिजनेसेस आजकल खड़े हो रहे हैं, एक छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में तो छोड़ ही दो। तो हम, और सोनी पे जो एक स्टार्टअप से रिलेटेड प्रोग्राम भी आया है, आई आई होप सो आप में से बहुत से लोग वो देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें ना, आज इंडिया भी बदल रहा है और बदलते टाइम के साथ हम सबको बदलना है। तो यही मेरा एम है और उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बेस्ड ऑन वॉट एवर आई लर्नड, कि मैंने जो एमबीए किया, जो मैं अभी पीएचडी में एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें। इवन यार मुझे एक चीज़ का बहुत सेटिस्फैक्शन पीएचडी में ये भी है कि जो मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 11th 12th में पढ़ा था, और मैं पूरी लाइफ में ऐसे सोचते आया हूँ कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं कहाँ अप्लाई करूँगा, तो मुझे कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेरी रिसर्च में मैट्रिक्स फॉर्म, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इन सबको मैं देख रहा हूँ अप्लाई करते हुए। तो दिस दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर मी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो इस चैनल के लिए टारगेट ऑडियंस क्या है, तो इस इसके लिए ना, स्टूडेंट फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड हु इज़ क्यूरियस टू अंडरस्टैंड हाउ जॉब मार्केट, स्टार्टअप्स एंड बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स एट लार्ज। इसका टारगेट वही है, वही स्टूडेंट है इस चैनल का, कि जो यार बहुत एक तो क्यूरियस है, जिसको जानना है कि यार ये ना जॉब मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, कि कौन सी चीज़ों में जॉब्स अच्छे जनरेट होंगे फ्यूचर में, और
हम उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। उसके बाद यार ये स्टार्टअप्स जो चल रहा है इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होता है, तो ये फंडिंग का क्या मसला है, सीरीज ए सीरीज बी राउंड्स क्या होते हैं, है ना। और बिजनेस वर्ल्ड कैसे वर्क कर रहा है, हमारी इकोनॉमी एट लार्ज कैसे वर्क कर रही है, तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो ये सारे ना अभी मेरे लिए बहुत इजी है बोलना। लेकिन मैं समझ सकता हूँ जो मैं खुद था, तो यार मुझे एमबीए में आया था तब इक्विटी क्या होती है इसका भी मतलब नहीं पता था। तो मैं ना आपको इस चीज़ में ना डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि एकेडमिक्स मेरा बहुत अच्छा रहा है और मैंने हमेशा मेरे फ्रेंड्स को, मेरे कलीग्स को हेल्प की है चीज़ों को समझने में, पढ़ने में। एंड मैं सेम इंटेंशन से आपकी भी हेल्प करना चाहता हूँ। सेकेंडरी ये है यार कि बहुत सारे पेरेंट्स भी है जो जानना चाहते हैं कि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, तो वो अपने बच्चे को भी वैसे ही ग्रूम करेंगे आने वाले मार्केट फ्यूचर चैलेंजेस जो होंगे जॉब मार्केट में, बिजनेस मार्केट में। तो वो पेरेंट्स भी सेकेंडरी ऑडियंस हो सकते हैं इस चैनल का। और एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एक्सपांडिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, बिजनेस एनवायरमेंट्स एट लार्ज, कि बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, उसमें कौन से बहुत से जो। और बेसिकली मैं ना ये चीज़ आपको कोई बुक से नहीं समझाने वाला, मैं सीधा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से समझाऊंगा, क्योंकि जो करंट मार्केट में चल रहा है मुझे वही डिलीवर करना है। अगर मुझे मे बी रोटेट टीचिंग ही करनी होती तो मैं खुद का यूट्यूब चैनल में भी 4 साल पहले ही खोल दिया होता। बट मेरा इंटेंशन यही है कि मैं वही चीज़ डिलीवर करूँ आपको जो करंट मार्केट में हो रही है, और मुझे लगता है वही इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसके साथ आपको भी लगता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ में मैं टॉपिक पे आपको मेरे से हेल्प चाहिए बेस्ड ऑन जो मैंने मेरी प्रोफाइल शेयर की, तो आप ज़रूर सजेस्ट करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ कि मैं वो डिमांड फुलफ़िल कर पाऊँ आपकी। तो ये तो चीज़ है यार कि थ्रू आउट माई लाइफ मैंने मेरे फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प किया है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, एप्टीट्यूड जैसे कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, इनके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने मेरी सारी लाइफ मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स मेरे दोस्तों को, कलीग्स को पढ़ाए हैं। और विथ टाइम आई वॉज इक्वली फॉर्चुनेट, और आई एम, मतलब मैं इस चीज़ के लिए भी इतना ही थैंकफुल हूँ कि टाइम के साथ ना जब आप में क्यूरियोसिटी होती है और आपको पढ़ना है, आपको ना, और अब अगर आप फाइट मारते रहोगे एक बच्चे का माइंडसेट लेके, क्योंकि विथ एज लोग अपने ड्रीम्स पे भी गिव अप करते हैं और अपनी क्यूरियोसिटी भी एक नेचुरली कम हो जाती है। लेकिन अगर आप में फाइटिंग स्पिरिट है ना कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो आपको ना ऐसे टीचर्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कलीग्स लाइफ के कहीं ना कहीं मिलेंगे जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगे वहां तक पहुंचने में। क्योंकि एक गांव से लेकर एक पीएचडी तक आना, वो भी इंडिया के एक टायर 1 इंस्टीट्यूट में, वो शायद यार इतना इजी नहीं था। अगर मे बी मुझे ऋषि ने शायद अगर नहीं बताया होता तो मैं कभी पीएचडी का मार्केट कभी एक्सप्लोर नहीं करता। और मेरी जो एक क्यूरियोसिटी थी कि यार मैं ये डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, आपको तो पता है यार कितनी मेहनत करते हैं हम 11th 12th में, कितने हजार, 5,000, 10,000 प्रॉब्लम हम डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, कैलकुलस के सॉल्व करते हैं। और फिर इनको अप्लाई कहाँ करेंगे अगर इतना सब पढ़ के, अगर हमें मार्केट में जाते टाइम, जॉब मार्केट में अगर फिर मतलब रिजेक्शन ही आना है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम उसका एप्लीकेशन पार्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम नहीं समझाती है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट थ्रू दिस चैनल, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग, कि मैं आपको उसका प्रैक्टिकल पार्ट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ बताने का ट्राई करूँगा। सो ऑन अ कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आई 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 विश टू शेयर माई नॉलेज जो आज तक मैंने मेरे पीएचडी के जर्नी तक, एक एक जो भी मैंने मेरे एमबीए में, इंजीनियरिंग में सीखा है, कंप्यूटर साइंस, और जो मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, उसके बेसिस पे। और ये सब जो मैंने सीखा है मेरे सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स से थ्रू आउट माई लाइफ, मेरे पेरेंट्स जो बहुत सपोर्टिव है, मे बी उसी वजह से मैं इतना कुछ एक्सप्लोर कर पाया, द बेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स,
So, and one final thing is, I wish to be your partner in your growth journey. तो विथ योर परमिशन, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको कुछ कंटेंट मिल रहा है जो आपकी लाइफ में रियली वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यार आप प्लीज़ उस कंटेंट को शेयर भी कीजिए राइट ऑडियंस तक, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कितने तो बच्चे होंगे जो बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए भी आज फाइट मार रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सी चीज़ें मैंने अभी सीखी है जो मेरे लिए कॉमन सेंस है, जो मैंने ओवरकम करके आया हूँ। एक ज़माने में वो स्ट्रगल थी, एक ज़माने में वो चैलेंज थी, तो वही मैं चाहता हूँ। और एंड में मैं, जो गांव में हमारा स्कूल था और जो स्वाध्याय में वगैरह हम चाहते थे, तो वहाँ पे हमेशा किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड एक श्लोक से होता था। तो यहाँ पे भी अ, ये सारे श्लोक में मेरा वन ऑफ द बेस्ट रहा है, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है। तो मैं इसी के साथ, इसी श्लोक के साथ मेरा ये सेशन ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। एंड मैं चाहूँगा कि आप पॉज करें, इस श्लोक को पढ़े और उसके मीनिंग को पढ़े और समझने का ट्राई करें। थैंक यू।